हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील सरोहा आपका आपके अपने ही चैनल सरोहा पब्लिकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपके लिए कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, देखिए आपने थंबनेल से आपको पता चल ही रहा होगा। थंबनेल में आप देखिए, थंबनेल में आपको पता चल रहा होगा कि अब लास्ट टाइम में जो केवल 15 से 20 दिन जब बच गए हैं तो आपको उस टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से छोड़ना है। आप मुझे बाय फेस शायद ना जानते हो क्योंकि फ्रंट में कभी काम किया नहीं, बुक्स के लिए बैकएंड में ही काम करते रहे। तो यूट्यूब पर आने का एक रीज़न है, वो लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, बट आप मुझे जो है बुक्स से ज़रूर जानते होंगे। देखिए ये 4 बुक्स है जो DSSB के लिए है, PRT के लिए काफ़ी पॉपुलर बुक हुई थी। ये भी जो करंट में KVS के लिए जो आपका नया सिलेबस आया है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है। ये अभी ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी है KVS के लिए जो आ रही है। ये आपकी 9000 प्लस वाली जो बुक थी, इससे आप सभी जानते होंगे, इससे ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जो कि चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस थे। ठीक है, 4 बुक ये हैं। तो मैं लगभग 13 से 14 बुक्स अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड की लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एक बार, ये पुराना जो KVS था आपका 2018 वाला, ये उसके लिए जब सिलेबस चेंज किया था 2018 में, तो ये उसके लिए बुक्स थी। तो जो ये तो अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है। तो मान के चलिए कि लगभग 15-16 किताबें मैं लिख चुका हूं, जिसमें टीचिंग है, आपका सीटेट की कुछ बुक्स हैं। आज यहां पर आने का रीज़न क्या था, मतलब मेन आपके लिए क्या हम लेकर आ रहे हैं, उसके अनाउंसमेंट के लिए ये वीडियो है। अब मैंने ये देखा कि यूट्यूब पर जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले लिया है, ठीक है, तो उनकी तो स्टडी हो रही है, या फिर जो बच्चा कोचिंग ले रहा है उनकी प्रॉपरली स्टडी चल रही है। बट उस बच्चे का क्या जिसके पास कोरोना की वजह से कुछ पैसे की शॉर्टेज है या कोई इनकम की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है, और हम आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहे हैं एक बार मैं आपको बताता हूं। आइए, देखिए अब जो है टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो अब सब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम थोड़ा सा जा चुका है। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको जो है सब्जेक्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिलने वाला है, वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका स्कोर जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहां पर तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम क्वेश्चंस के बिहाफ पर क्या करने वाले हैं, दूसरा, जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ऑब्जेक्टिव की, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल लर्निंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, तो पढ़कर आपने सारी थ्योरी साइड कर दी, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपको उस टाइम किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से उसकी रीजनिंग काम करेगी, वो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो हम जो भी काम करेंगे अब क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे, क्योंकि अब बेटा सब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्जेक्टिव मत पढ़ो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, नो प्रॉब्लम। जो आप कोचिंग ले रहे हो कोचिंग से पढ़ो, जो आप अपना ऑनलाइन कोर्स लेके बैठे हो उससे पढ़ो, लेकिन अब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा ज्यादा निकालो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप किसी कोचिंग में 2 घंटे पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप सब्जेक्टिव पढ़ो, लेकिन उसके बाद 5 से 6 घंटे चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस पढ़ो। तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम उसके लिए क्या लेकर आ रहे हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूं। ये देखिए, ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है 2020 की जो NEP है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है 2020 वाली। इससे आपको 110% क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपका जो पेपर ले रहा है वो ले रहा है सीटेट। तो सीटेट में NEP का अगर आप देखोगे तो जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सीटेट के, हर एक उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा NEP से। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ये बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगी। 30 तारीख को आपको ये मार्केट में मिलेगी बुक। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा कि भाई कैसे कैसे कितने क्वेश्चन हैं। आपको प्रॉपरली पहले सारे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि लेनी है या नहीं लेनी है। और लेने की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपके एग्जाम से पहले लगभग हम 5 से 6 हजार क्वेश्चन में से निकल चुके होंगे, जो थोड़े से ऑथेंटिक होंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर हैं। वो आपका हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके DSSB के हों, कुछ आपके KVS के हो सकते हैं, कुछ आपके सीटेट के, कुछ रीट के। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये उनके क्वेश्चन होंगे। और बेटा उनका क्वेश्चन करने का फायदा क्या होता है, क्योंकि हर एक बोर्ड दूसरे बोर्ड का क्वेश्चन उठाकर क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव ओनली क्वालिटेटिव बोथ नन ऑफ दिस।
ठीक है, या ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज जो है वह कौन सी है प्याजे की। ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में आप बैठ लो, किसी भी एग्जाम में जहां पर साइकोलॉजी आती हो, ऐसा कोई बोर्ड नहीं होगा या ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चंस रिपीट ना किए गए हों। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जितना भी आप क्वेश्चंस उठाते हो, जितना भी आप क्वेश्चन बैंक लेकर चलते हो, हमेशा प्रीवियस ईयर को फॉलो करो, क्योंकि उसकी जो रीजनिंग होती है वो द बेस्ट होती है, क्योंकि आपको अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो वही चीज हम यहां पर करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चाहे वो कहीं भी आए हों, उनको यहां पर डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ हूं इस चीज को लेकर। अब देखिए ये एनईपी है, तो इसके जो है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन या तो सीटेट में आए हुए हैं या डीट प्लस बी का जो एनटीटी का पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए सारा का सारा जो है नया क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल फ्रेश है। तो आपको ये हम जो है लाइव क्लासेज में लेकर चलेंगे, आप देख सकते हो। ये देखिए ये आपके लिए नया है, डेली जो है आपको साइकोलॉजी क्लासेस मिलने वाली हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं डेली यहां पर प्रेजेंट रहूंगा। अगर एक आध दिन मेरी क्लास नहीं हो पाती तो कोई ना कोई दूसरा टीचर क्लास लेगा दूसरे सब्जेक्ट की, क्योंकि आपके काफ़ी सब्जेक्ट है, लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट तो आपके मेन है जिनसे आपकी क्लासेज चलेंगी, और वो क्लासेज यहाँ पर लाइव चलेंगी और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपको एक दिन पहले टॉपिक बता दिया जाएगा, एक दिन पहले आप उसकी थ्योरी पढ़कर आइए, थ्योरी पढ़ने के बाद अगले दिन आप यहां पर आइए और ऑनलाइन बैठकर अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए और अपना स्कोर देखिए कि स्कोर आपका कितना हो पा रहा है। ये देखिए ये आपका एनईपी है। ऐसे ही मैं अगर किसी भी टॉपिक को उठाऊं तो डिसेबिलिटी, अभी बेटा करंट में ये बात ध्यान रखना, कोई भी आपका एग्जाम है वो डिसेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन दे रहा है। अगर कोई भी हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे आप डीटल प्रेस भी उठा लो, चाहे आप सीटेट उठा लो, चाहे केवीएस उठा लो, किसी भी एग्जाम में देखोगे तो डिसेबिलिटी से मेन क्वेश्चन है। और एनईपी का मेन क्वेश्चन मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल एजुकेशन जो आपकी सम्मान और समावेशी शिक्षा को इंप्लीमेंट करे। तो आपकी डिसेबिलिटी से काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये डिसेबिलिटी का पार्ट देखिए। दूसरा इसमें जो आपकी सीरीज चलेगी उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा कि सबसे पहले केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये आपके केवीएस के आपको देखने को मिलेंगे, केवीएस के पुराने पेपर हैं जिसमें केवीएस टीजीटी 2017 वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो लगे होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगे होंगे। उसके बाद जो है आपको डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा, ईयर सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब एक टॉपिक आपको एक दिन पहले बताया जाएगा कि बेटा ये टॉपिक कल हम करेंगे, तो वो आपको जो उसकी समरी घर से पढ़कर रखनी है और बाद में फिर हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे, तो वो एक दिन पहले आपको टॉपिक जो है बताया जाएगा। देखिए ये सारा का सारा अपना क्वेश्चन बैंक है और एक टॉपिक से आपको कम से कम, अब देखो डिसऑर्डर वाला ही टॉपिक है, अगर मैं देखूं देखिए 131 क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता कि एक टॉपिक से 131 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि इन्हीं में से थोड़ा सा लाइन चेंज कर आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि बेटा हमेशा ये होता है जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है, अब मान के चलो हमारे जैसे लोगों के पास ही क्वेश्चन बनने के लिए आएंगे, तो हम क्या करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे, उसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीटेट में अगर आप देखोगे तो आंसर वही होगा, बस ऑप्शन चेंज हो जाएंगे जैसे वो जब वो रिपीट करते हैं। तो हर जो एग्जामिनर है या जो हर टीचर है वो इस बात से दूर हटता है कि ऐसी आंसर की ना बनाई जाए जिसके बार बार क्लेम बढ़े कि भाई बच्चे जो है बार बार क्लेम कर रहे हैं कि नहीं इसके आंसर की गलत है। तो हमेशा जो किया जाता है वो क्वेश्चंस को क्या किया जाता है कि बस एक ऑप्शन वो रख लेंगे और 3 ऑप्शन जो है वो अलग कर देंगे, या फिर ऊपर पूछ लेंगे नहीं है और उसमें 3 ऑप्शन दे देंगे पॉजिटिव, या फिर एक दे देंगे नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दे देंगे 3 पॉजिटिव दे देंगे। तो इस तरीके से वो पूछते हैं, ठीक है। तो 131 क्वेश्चन आपके यहां पर है। उसके बाद अब जो बड़े टॉपिक हैं उनको देखिए, जो बड़े टॉपिक है उनमें लगभग आपके साथ क्वेश्चन होंगे 500 से 600। अब आप देखिए ये आपका केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक का नाम है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, जिसको आपका बोला गया है बिहेवियरिज्म। मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि ये थिंकिंग एंड लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है कि आपका थिंकिंग एंड लर्निंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो देखो वही है, आपके केवीएस के पुराने पेपर लगे हुए हैं, केवीएस के 131 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो है आपको डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा, ईयर सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो ये आपका 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक का नाम है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, जिसको आपका बोला गया है बिहेवियरिज्म। मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि ये थिंकिंग एंड लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है कि आपका थिंकिंग एंड लर्निंग कैसे काम करता है।
ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अब आप इसका वो देखिए कि इसमें क्वेश्चंस कितने हैं। ये 80 पेजों की फाइल है, यहां पर देखिए 80 पेजेस की ये फाइल है। अगर आप अब इसमें देखोगे तो देखो केवीएस के पहले 15 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद DSSB के क्वेश्चन चले, और अब क्वेश्चंस को भूल जाओ, देखो कितने क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और ये क्वेश्चन हम जो है लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको नए देखने को मिलेंगे, जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े हो, जो कि DSSB आपके कवर करता है। क्योंकि DSSB का देखो बेटा कोई भी सिलेबस जो है ना वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी उठाकर दे देते हैं। यहां तक आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो आप मास्टर करने के बाद नेट का पेपर देते हो, तो नेट के पेपर का सिलेबस डिफाइंड है कि हाँ ये चीज यहां से यहां से यहां से यहां से। बट DSSB वालों का कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है। DSSB के लिए हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो अब बोर्ड आपका जो CBSE वो भी कम नहीं है, अच्छा खासा हो सकता है कि लेवल पूछा जाए। और CDP में सबसे ज्यादा जो आपकी ये एजुकेशन एंड लीडरशिप है, इसमें सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है उन पर आप फोकस करो। देखिए इसमें मैं कुछ नए क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, जो नए क्वेश्चन जो है DSSB कवर करता है। ये इतने सारे बेटा कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट बेस्ड, आप क्वेश्चंस करते करते थक जाओगे। ये देखिए 201 क्वेश्चन है हमारे टोटल जो DSSB के हैं, ठीक है, और ऊपर 25 से 30 क्वेश्चन थे आपके उससे रिलेटेड जो KVS का है। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद बात खत्म हो गई है, इसके बाद फिर क्वेश्चंस फिर चलेंगे। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन आ गए आपके सोल्ड वाले, ठीक है। सोल्ड के बाद भी ऐसा नहीं कि यहां पर खत्म हो गए हैं, इसके बाद फिर यूपी टेट स्टार्ट हो गया आपका, यूपी टेट भी सोल्ड है। इसके बाद आप देखिए सीटेट के जो नए क्वेश्चंस आए ना, ये देखिए अब जो ये सीटेट के नए क्वेश्चंस अभी जो हुआ है, सुपर टेट भी आ गया, अब ये सीटेट के नए पेपर हैं जो अभी ऑनलाइन पेपर हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन है बेटा, सीटेट से क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो केवी हो, चाहे आपका DSSB हो, चाहे कोई भी हो या अदर टेट हो, हमेशा सीटेट के क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, बस स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं। तो हम सीटेट वाले क्वेश्चंस जरूर कर चलेंगे। ऊपर से आपने सिमेट्री देखी होगी कि अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, इसके बाद भी आप जाओगे तो और बोर्ड आपको मिल जाएगा, रीट मिलेगा अब इसके नीचे, उसके बाद फिर और क्वेश्चन NTT के मिलेंगे, DSSB में जो NTT होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, फिर उसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक टॉपिक पर लगभग हमारे पास 700 से 800 क्वेश्चंस हैं। तो 700 से 800 के 800 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे लाइव आकर, और दूसरा रीजनिंग के थ्रू करेंगे कि भाई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हुआ। साथ में कुछ जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो उनको मैं पहले से ही नोट कर लेकर आऊंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और टाइम अब हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ये मान के चलो 12 से 15 दिन ही ढंग से बचे हुए हैं जिसमें हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आप जहां से जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और अपना ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए साथ के साथ। 2 से 3 घंटे वहां सब्जेक्टिव पढ़ो, और साथ के साथ फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ो, जो भी आपके पास बुक है। मैं नहीं कह रहा कि कोई भी आपको अलग से एक्स्ट्रा बुक लेनी है, जो भी अब आपके पास मटेरियल है वो आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा अब साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अब ये है इंग्लिश। ऐसे ही इंग्लिश के टीचर आएंगे, ऐसे ही हिंदी के टीचर आएंगे, EVS के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे हर टीचर, और यहां पर आपको सोल्व करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप अपना घर से पढ़ ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की जिम्मेदारी हमारी, ऑब्जेक्टिव हम यहां पर सोल्व करवाएंगे। अब ऐसे ही टीचर जो है अगर कोई इंपॉर्टेंट वो होगा तो वो आपके पास यहां पर ये देखो नोट्स हैं जो कि टीचर लेकर आएंगे, और अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव लेकर चलना, तो देखो ये हर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, जितनी भी आप एक्सरसाइज देखोगे उतनी एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि बेटा कितने भी कर लो उतने ही कम है, और वहां पर क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस पर मेन कंसेप्ट आप लेकर चलोगे तो उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अब कहां से कितना पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैं बस एक थोड़ा सा बेसिक इन्फो दूंगा अगर आपको वो परफेक्ट लगती है तो। अब देखिए ये हमारा सिलेबस है। अब बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि ये जो 12th लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की है तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि कहीं 12th क्लास की तो साइंस या 12th क्लास का तो मैथ नहीं पूछ लेंगे। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर 12th क्लास का साइंस और मैथ्स अगर पूछना स्टार्ट कर दिया ना तो आपका लेवल तो पीआरटी वाला है। मैं आपको ये कहता हूं कि जो टीजीटी लेवल वाले ना वो भी बेटा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12th लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया होगा उन्होंने अपने टाइम पे याद होगा कि इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, 1200 पेजेस की, 1700 पेजेस की। जैसे एक प्रदीप के नाम से आती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग राइटर्स के नाम से आती थी, पब्लिकेशन के नाम से आती थी। तो इतनी मोटी मोटी किताबें हो जाती है। अगर एक टॉपिक भी आपको पूरा दे देना तो शायद क्वेश्चन आप सट भी ना कर पाओ, अगर 12th के उसमें साइंस में वो घुसता है तो बेटा एक बात माइंड से निकाल दो कि 12th लेवल का नहीं आएगा। और ये बात अभी मैं हवा में कह रहा हूं, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है। देखो इंग्लिश और हिंदी तो आपका सिलेबस दिया ही हुआ है। अब यहां पर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल हाँ, मैथमेटिक्स को मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि ये 30 नंबर का है, भले ही ये 30 नंबर का ना हो, भले ही ये 30 नंबर का ना हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट उसमें 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और 80 नंबर दिए गए हैं। अब 80 का हो सकता है कि ये 20-20 के चारों आ जाए, हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी को 10-10 कर दे, उन दोनों को आपका वो कर दे 60 का कर दे, हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी को 15-15 का कर दे। अभी बेटा कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो अब एक बार थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए कि ये जो आपका सिलेबस है सारा का सारा, ये सारा सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी है और एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपका 6th की एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं, सपोज करता हूं कि बेटा ये आएगी 20 नंबर की, ठीक है। तो 20 नंबर में जब बोर्ड ने अपना सिलेबस दे दिया तो उसकी मजबूरी ये हो जाती है कि उसको 20 में से बेटा 10 से 12 क्वेश्चन तो इस सिलेबस से ही करने पड़ेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन उसको सिलेबस से डालने पड़ेंगे। तो अब आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तो 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी से आएगा ही आएगा। मैं ये कहता हूं कि 8 क्वेश्चन आपके बाहर से आ गए, ठीक है। अब बेटा इतनी भी किस्मत खराब नहीं होगी कि 8 में आपने तुक्का मारा, सारे के सारे ए कर दिया, बी कर दिए, सी कर दिए, डी कर दिए, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, ठीक है। अब ये आपका ना यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर बना दिया गया है कि ये कर लो, वो कर लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। हम जो है बेसिक चीजों को तो छोड़ते जा रहे हैं और एडवांस की तरफ भागते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है ना, आप कभी भी किसी भी उससे बात करना है, आप खुद इंटरव्यू में बैठे हो गवर्नमेंट के उसमें, या किसी टीचर से बात करके देखना जो गवर्नमेंट टीचर होगा। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हैं, टीजीटी या पीजीटी, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहां पर आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर क्लियर हुआ, आप इंटरव्यू के लिए गए, तो वो आपसे जो ना 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे डिफाइन वर्ड या डिफाइन सेंटेंस। अब आप क्या बोलोगे कि यार वर्ड तो वर्ड होता है, सेंटेंस तो सेंटेंस होता है, ठीक है, नाउन तो नाउन होता है। इट मींस हम जो है जो डेली रूटीन में जो चीजें यूज कर रहे हैं उनको इतना जनरलाइज कर लेते हैं कि वो हमें लगता है यार ये तो कॉमन सी चीज है, लेकिन वहीं पर फंस जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि कई बार हम एडवांस के पीछे भागते भागते ना बेसिक को छोड़ देते हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा कि एसएससी को पढ़ाने वाले टीचर बहुत मिल जाएंगे, बट सीटेट को मैथ पढ़ाना जो है थोड़ा सा टिपिकल लगता है। एसएससी वाले टीचर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि यार ये क्या मैथ है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल बेसिक लेवल का, ठीक है। उनको मैथ एसएससी लेवल का इतना हाई लेवल का आता कि नो डाउट, मुझे कोई भी डाउट नहीं है उनके कॉन्सेप्ट पर। बट जब मैं उनको बच्चों वाली जो बात दूंगा ना, जो आपका 3rd, 4th, 5th के जो मैथ है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि पहले आप बेसिक पढ़ो, उसके बाद आप एडवांस की तरफ जाना। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ भी बाहर नहीं है। और जो ये अंडरस्टैंडिंग का आप गेम समझ रहे हो ना केवीएस का, ये सीटेट का जो लास्ट टाइम इन्होंने सिलेबस चेंज किया था उसमें भी बोला था कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस देंगे।
बट बेटा ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही जो चीज पिछले 10-12 साल से चलती आ रही है वही आज भी आ रही है। ईवीएस का सिलेबस जो है इनका फिक्स है, 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी का फिक्स सिलेबस दे रखा है सीटेट के लिए। तो आज तक मैं रिकॉर्ड, आज तक का ये रिकॉर्ड है, कम से कम अगर आप अभी तक के सारे पेपर उठाओगे ना तो एक क्वेश्चन कम से कम 5-5 6-6 बार आपका रिपीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे स्लोथ है, स्लोथ का कितना टाइम है, कितना नहीं है, हाथी की क्या क्या, हाथी कितना खाता है, कितना सोता है, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, या रूट्स का कोई भी जड़ से रिलेटेड नेपथिन का जो वो पौधा होता है उसके बारे में, इतनी बार क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा ना कि बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों? मजबूरी है उनकी, क्योंकि सिलेबस दे रखा है उन्होंने। अब सिलेबस के हिसाब से ही वो क्या करेगा, क्वेश्चन डालेगा। क्योंकि सीबीएसई की ये अच्छी बात है कि जो भी सिलेबस होता है उस सिलेबस से क्वेश्चन करता है। तो अब उनकी मजबूरी है कि केवीएस में उनको जो भी सिलेबस दिया है उनसे क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो मैं तो केवल एक बेसिक सी कैलकुलेशन करके चल रहा हूं कि भाई फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन मेरे आए तो 20 में से 12-13 तो क्वेश्चन उसको उसके लेवल के देने पड़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, पहली से लेकर 5वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी आपको मिले एक बार वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। और वो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, मैक्सिमम आप 3 से 4 दिन में कर लोगे। लेकिन अब सोच के देखो कि आप 12th लेवल के पीछे भागना शुरू कर दोगे तो बेटा 12th लेवल का तो आपका कम से कम 6 महीने का सिलेबस है, तब भी आपकी कमांड नहीं आएगी। तो कई बार आपने देखो, एक बात ये भी देखा होगा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि किसी किसी बच्चे को देखकर ना ये लगता है कि यार इसका भी पेपर क्लियर हो गया, यार फिर मैं तो बिल्कुल मरने वाला ही हूं। आपने देखा होगा आप ही के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई मिल जाएगा कि यार इसका भी हो गया, फिर हम अपनी किस्मत को रोते हैं। ठीक है यार, मैं इससे पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरा पेपर रह गया और इसका हो गया। देखो बेटा, जो बच्चा, जैसे हम बोलते हैं ना अपनी लोकल भाषा में स्यानपत्ती में, ठीक है, स्याना जिसे बोलते हैं, कि जो स्यानपत्ती में होता है ना वो इधर का भी चख लो, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, ये भी टॉपिक देख लो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और वो जिसका सिलेक्शन हुआ ना उसको एक ही डायरेक्शन पता कि जो मेरे पास मटेरियल है वही मुझे पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। जो भी वो ऐसे नहीं करेगा ये भी बुक ले लूं, ये भी बुक ले लूं, यहां से भी कोचिंग, यहां से भी कोचिंग, ये यूट्यूब से ले लूं, ये यहां से ले लूं। मैं ये नहीं कहता कि जो इतने अल्टरनेटिव्स यूज करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, होता है, लेकिन कई बार चांसेस हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि हमने यहां से भी थोड़ा लिया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, पूरा कंसेप्ट हो ही नहीं पाया हमारा कोई भी। जबकि वो बच्चा जो था जिसका सिलेक्शन हुआ उसको एक ही चीज थी कि मुझे इतने सिलेबस में से निकलना है, और वो बहुत अच्छे से कर लेगा। दूसरा, आप जब एक स्यानपत्ती में रहते हो ना तो उस टाइम जब एग्जाम में बैठते हो तो आपके हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार मैंने जो पढ़ा था वो तो आया नहीं। अब वो बच्चा जो है पूरा रिलैक्स होकर बैठा कि उसको जितना सिलेबस पता है वो उसका ओके है, परफेक्ट है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, जो है आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होने से भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता, और ये आप ही के फ्रेंड सर्कल में आपको देखने को मिल सकता है। आप ही के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। तो हर चीज दिमाग नहीं होती, ये बात ध्यान रहे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ईवीएस में भी यहां पर 3rd 4th 5th का ही सिलेबस दिया गया। तो सबसे पहले आप 3rd 4th 5th का आप अच्छे से करो। मैं ये नहीं कहता आप एडवांस मत पढ़ो, आप पढ़ो, बट 3rd 4th 5th का आप सबसे पहले अच्छा करो। और उसके जो भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो ईवीएस है चाहे मैथ है, क्योंकि उसके जैसा रिपीट नहीं हो, मतलब वो क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी करेगा केवीएस तो बेटा आपको उसके जैसा देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी, नहीं तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीटेट के पैटर्न पर मिलेंगे। मेरी उनसे मेन रिक्वेस्ट है, ये जो लेडीज हैं गांव वगैरह से, जो बेचारी दिल्ली नहीं पहुंच पा रही या किसी वजह से पैसे भी नहीं जुटा पा रही कोचिंग लेने का, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, और उनका मैथ वीक है और वो नहीं पढ़ सकती या उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो मैथ को कैलकुलेटिव उसमें नहीं कर सकती, तो उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 3rd 4th 5th का मैथ आप उठाओ, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करो, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल का मैथ नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, वो बेसिक कैलकुलेशंस हैं। तो ऐसा कर कर आप लगभग अगर वो 20 नंबर का भी आता है तो उसमें से 10-12 नंबर आप लेकर आ सकते हो। ठीक है। दूसरा, अब बेटा आपको पढ़ना क्या क्या है, जो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं।
देखिए आपका इंग्लिश हिंदी यहां भी है और इंग्लिश हिंदी पार्ट 2 में भी है बेटा, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा होगी, तो उसमें से आप आराम से नंबर लेकर आ सकते हो। मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि मान के चलो ये 80 नंबर का है पार्ट टू आपका 80 नंबर का है और पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो मैं ये इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया और मैथ हो गया। तो अभी कुछ भी नहीं पता। देखिए सभी जो है हवा में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं पता, टीचर्स को भी अभी कुछ नहीं पता कि ये हिंदी 10 नंबर में आने वाली है, 20 में आने वाली है, कितने में आने वाली है, ठीक है। तो मान के चलिए ये 40 मतलब 20 × 4 80 नंबर का मैं मान लेता हूं, ये एज्यूम कर लेते हैं, हो सकता है कि कम ज्यादा हो, ठीक है। तो बेटा देखो 10 नंबर की तो ये आपकी ये यहां पर है और 10 की यहां पर है, तो 30 नंबर की आपकी ये हो गई। अगर मैं 10 की भी मान लो उधर, तो भी 20 नंबर की आपकी इंग्लिश और हिंदी हो गई है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इंग्लिश और हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसकी तो बताने की जरूरत है ही नहीं बेटा, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की यूट्यूब पर, कि यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, ठीक है। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। उसके बाद आपका जो है करंट अफेयर और जीके है, ठीक है, जो कि 10 नंबर की है। अब बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान देना, जीके को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा लाइट कर देना। आपको जितनी आती है उतनी ही बहुत है, उससे ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि 10 नंबर में आप सब्जेक्ट काउंट करो जीके में कितने होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें मिलकर आपके 10 नंबर दे रहे हैं। और उसमें भी अगर आप वो हिस्ट्री में घुसना स्टार्ट किया तो क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा लाइट करना। रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की है, तो बेटा उसमें से जो है मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे सीरीज हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, आपका एनालॉगी हो गया, और आपका ये नाम भूल गया मैं उसका, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं वो ऐसे हैं कि जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जनरली सीरीज का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्शन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, वेन डायग्राम हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब किसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लेता है। तो ये आपका नॉर्मल भी आप पढ़ोगे आपका रीजनिंग, तो वो आपका 5 नंबर का तो है। तो 5 नंबर में आप क्या क्या पढ़ोगे, बस आपको बेसिक पढ़ना है। दूसरा, टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप चाहे आपके पास कोई भी बुक हो या बुक नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास मटेरियल है वो सीटेट का होगा, केवीएस का, कोई भी है आपके पास, उसी को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चंस जरूर सोल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन से मेन कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि केवल आप समरी के पीछे अगर भाग रहे हो और क्वेश्चंस सोल्व नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन होने वाला है बेटा, क्योंकि वहां पर बात है क्वेश्चंस की। अब जो बच्चा 2-4 हजार क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करके गया होगा, एक तो उसका माइंड जो काम करेगा, एक जो आप केवल समरी पढ़कर गए हो आपका दिमाग काम करेगा, तो दोनों बेटा डिफरेंट है, उसका रिजल्ट बेटर आने के चांसेस हैं, ये ध्यान रहे। तो थोड़ा सा जो ना हवा में चीजों को मत लेकर चला करो। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यही है कि बस एक यूट्यूब पर कोई वर्ड सुन लिया या एक वीडियो देख ली, पूरे के पूरे दिन का आपने सत्यानाश कर लिया। सुबह सुबह आपने कोई एक वीडियो देखी और पूरे दिन आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, आपको लगता है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, लोग कोचिंग ले रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, ये वो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप अपने तरीके से तैयारी करो। जब तक आप रेस में नहीं आओगे तब तक सिलेक्शन कैसे होगा, वो तो बाद की बात है ना कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर आपके साथ ये हैबिट भी है तो आप सुनो सबकी, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वीडियो देखो, सुनो, लेकिन करो अपने मन की, मतलब अपना रिमोट आप किसी दूसरे के हाथ में मत दो कि आपको कोई इमोशनली डिस्टर्ब करे। जैसे कई बार अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार होते ना, अच्छा खुश हो रहा है, कोई भी एक बात मार देंगे कि तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए कोचिंग लेते, ये हो गया वो हो गया। हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और तो और पूछो कि घर वाले भी कई बार आपको डिस्टर्ब कर देते हैं कि भाई और कितनी कोचिंग लेगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बेटा इमोशनली जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपकी जो स्टडी है वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपको अपना रिमोट किसी को नहीं देना है ताकि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सको, ठीक है। तो इसमें से जो मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इंग्लिश, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड पर तो मेन फोकस करना ही है। उसके साथ ईवीएस आपका फैक्चुअल है, ज्यादा से ज्यादा 3rd 4th 5th का जो है वो सारा फैक्चुअल है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन याद करने वाली है। बचा मैथ्स, जिनको मैथ्स में कोई दिक्कत है तो वो इतना जरूर जुगाड़ कर लेना कि 4 से 5
नंबर आप लेकर आ सको। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो मोस्ट वेलकम, वो कितना भी पढ़ो, ठीक है। पहले थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पढ़ लो, उसके बाद फिर आप अपने एडवांस लेवल पर जाना, ठीक है। अब हम जो है रेगुलर क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपके केवल क्वेश्चंस ही होंगे, समरी नहीं होगी, क्योंकि समरी पढ़ने का बेटा टाइम नहीं है। अब केवल क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, और उसमें कोई भी जो नया वर्ड आएगा या कोई भी नया कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं साथ के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हर टीचर, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरा है, चाहे कोई तीसरा है। आपके लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथ होगा, ईवीएस होगा, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, ठीक है। जो भी आपके पेडागोजी वाला जो भी सेक्शन है वो भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेडागोजी के ही करेंगे, क्योंकि आपकी 60 नंबर की है, तो वो आपका मेन सिलेक्शन करवाएगा। और वो आपकी अगर रीजनिंग डेवलप हो गई अच्छे से तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, डेली अब मिलते रहेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी सही लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को बताएं, और अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो वो हमें बताएं, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जितना हमारा फीडबैक अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर वो नेगेटिव नहीं आएगा तो हम अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी चीज बुरी लगी हो, ठीक है, कोई भी चीज, वो आप हमें बताओ ताकि हम अगली वीडियो में खुद को इंप्रूव कर सकें। हम बुरा मानने वालों में से नहीं है कि कोई हमारे बारे में गलत कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको कोई ना कोई चीज खली होगी या कोई ना कोई कमी लगी होगी, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम उसको इंप्रूव करने का सोचेंगे। इसी वजह से पब्लिकेशन में आप देखना, कोई भी बुक खरीदोगे तो लास्ट में नंबर दिया होता है कि भाई इस नंबर पर कोई सजेशन है या कोई कंप्लेंट है तो आप जरूर दें। जनरली पब्लिशर्स जो है ना नंबर नहीं देते, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बढ़ती है कि बच्चे बार बार कॉल करेंगे या क्वेश्चंस भेजेंगे, भाई इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक आपके नेगेटिव फीडबैक नहीं आएंगे तो हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी या आपको क्वालिटेटिव लगी कि भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ या आपको कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिली, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो हम लगभग ये मान के चलिए परसों से क्लासेस जो है लाइव लेकर आना स्टार्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा आप इस वीडियो को फैलाओगे उतना ही बच्चों का थोड़ा सा फायदा होगा, खासकर उन बच्चों का जो बेचारा गांव से है। क्योंकि जो शहर वाला बच्चा है उसके पास ना तो इनकम सोर्सेज की प्रॉब्लम है और ना ही उसके पास अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उसके पास चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। तो खासकर ये जो वीडियो है उन बच्चों तक जरूर जानी चाहिए जो बेचारे गाँव में रहते हैं, जो दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे टाइम से रिलेटेड है या दूरी की वजह से है। तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना प्लीज, जो बच्चे जो हैं गांव में रहते हैं, ताकि उन तक पहुंच सके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको लेकर चलना है। पहले हम एनईपी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनईपी से जो है क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं। और लगभग परसों से क्लासेज आपकी लाइव स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेलीग्राम का भी एक लिंक दूंगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है, ताकि जो भी पीडीएफ्स वगैरह होंगी वो एक दिन पहले आपके साथ शेयर कर दी जाए, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप देखोगे तो सर्वा पब्लिकेशन के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है सर्वा पब्लिकेशन और उसको ज्वाइन करना है। उसी में डेली लिंक आएंगे और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी जो आपके साथ शेयर करनी है वो आपको मिलती रहेंगी। और टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिंक भी यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज आप सर्वा पब्लिकेशन सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।